मजदूर बिगुल के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में हम जुलाई 2024 के संपादकीय अग्रलेख को पढ़ने जा रहे हैं। लेख का शीर्षक है मोदी सरकार की फांसीवादी श्रम संहिताओं के विरुद्ध तत्काल लंबे संघर्ष की तैयारी करनी होगी। मोदी नीत भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनने के बाद आने वाले मजदूर बिगुल के पहले अंक यानी पिछले अंक के संपादकीय में हमने कहा था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने और नायडू नीतीश की बैसाखी पर गठबंधन सरकार बनने से निश्चय ही संघ परिवार के फांसीवादी एजेंडे के कुछ प्रतीकात्मक व कोर सांप्रदायिक तत्वों को लागू करने में, मसलन समान नागरिक संहिता और नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं। मोदी सरकार द्वारा इन मुद्दों पर समझौते से मोदी की फांसीवादी फ्यूरर छवि को भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हमने कहा था कि उसकी मजदूर विरोधी न उदारवादी नीतियों को कोई फर्क पड़ेगा, इसकी गुंजाइश नहीं के बराबर है। वजह यह है कि इन न उदारवादी नीतियों को भारत के पूंजीपति वर्ग की सभी चुनावी पार्टियों की ओर से कहीं अनकहीं सहमति है। हमने लिखा था, विशेष तौर पर सरकार की मजदूरों मेहनतकशों के शोषण की दर को बढ़ाने व उनके दमन उत्पीड़न को बढ़ाने के लिए बनाए जाने वाली नीतियों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं आएगा। अभी से ही मजदूर विरोधी लेबर कोड्स को लागू करने की बातें जोर पकड़ने लगी हैं। जून 2024 की संपादकीय मजदूर बिगुल से हमारा यह पूर्वानुमान पूरी तरह से सही साबित हुआ है। यह संपादकीय लेख लिखे जाने के 3 दिन पहले ही यह खबर आई कि नए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने सेवा नामक यूनियन और संघ परिवार की जेबी यूनियन भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर श्रम संहिताओं को लागू करने के मसले पर समर्थन मांगा है। इसी बाबत मंडाविया ने 25-26 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक बुलाई है। संशोधनवादी पार्टियों की ट्रेड यूनियनें मसलन C2, आईटक, एक्टू आदि और अन्य सुधारवादी व पूंजीवादी पार्टियों की दलाली करने वाली केंद्रीय ट्रेड यूनियनें इस सवाल पर विरोध का जुबानी जमाखर्च तो कर रही हैं, लेकिन इस पर ऐसा कोई वास्तविक कदम नहीं उठा रही हैं जिससे मोदी सरकार पर इन मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करने का दबाव बनाया जा सके। जरा सोचिए, जिन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का बड़ा हिस्सा उन सेक्टरों में है जो सरकार और व्यवस्था के लिए कुंजीभूत और रणनीतिक महत्व रखते हैं, मसलन रेलवे, पोस्ट व टेलीग्राफ, बैंक, बीमा, खनन उत्खनन, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग, इस्पात उद्योग व संगठित ऑटोमोबाइल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग आदि, वे इस मसले पर आम हड़ताल का आह्वान क्यों नहीं कर रही हैं? यदि ये सेक्टर कुछ दिन भी ठप पड़ गए तो सरकार के लिए भारी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन यह वास्तविक ठोस कदम उठाने के बजाय और मजदूर वर्ग के संघर्ष के सबसे अहम हथियारों में से एक यानी आम हड़ताल को उठाने के बजाय ये केंद्रीय ट्रेड यूनियनें बस खोखली गरम जुमलेबाजी कर रही हैं। वे मौखिक आपत्तियां उठा रही हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। वैसे तो इन यूनियनों की पहुंच 93% अनौपचारिक व असंगठित मजदूरों के बीच बेहद मामूली है, लेकिन अगर उपरोक्त ढांचागत सेक्टरों की संगठित व औपचारिक मजदूर आबादी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई तो शासक वर्ग और उसकी राज्य सत्ता के लिए एक ठोस स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक वजह है जिसके कारण केंद्रीय ट्रेड यूनियनें जुमलेबाजी व जुबानी जमाखर्च की नौटंकी से आगे नहीं जा रही हैं। कुछ मिसालों से इस वजह को समझ सकते हैं। केरल में वाम मोर्चे की सरकार है। वहां एक मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केरल में पूंजीपतियों को निवेश के लिए हर संभव मौका और रियायत देने की पेशकश कर रहे हैं। केरल के बड़े पूंजीपतियों से उनके बड़े सौहार्दपूर्ण और सहयोगपूर्ण रिश्ते हैं, मसलन लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के मालिक M.A. यूसुफ अली से। वहां का पूंजीपति वर्ग भी चाहता है कि नई श्रम संहिताएं लागू हो जाएं, जिससे कि मजदूरों के काम के घंटे कानूनी तौर पर 8 घंटे से ज्यादा किए जा सके। फ्लोर लेवल मजदूरी के नाम पर उनसे न्यूनतम मजदूरी का हक ही छीन लिया जाए।
किशोर व बाल श्रम के शोषण की किसी न किसी पर्दे के पीछे ही से इजाजत दे दी जाए। पूंजीपतियों के लिए मजदूरों को हायर एंड फायर की नीतियों के आधार पर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखना संभव हो जाए इत्यादि। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने तो मजदूरों के कार्य दिवस को 12 घंटे तक बढ़ाने की पहले ही कोशिश कर दी थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने प्लेटफॉर्म व गिग अर्थव्यवस्था के ऊपर एक खतरनाक कानून की घोषणा की है, जो स्विगी, ओला, उबर, इंस्टामार्ट आदि के मजदूरों को मजदूर नहीं बल्कि स्वरोजगार प्राप्त उद्यमी बताता है और इन अरबपति कंपनियों को नियोक्ता की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देता है और औद्योगिक संबंधों के दायरे में इन अतिशोषित मजदूरों को बाहर कर देता है। चंद्रबाबू नायडू तो हमेशा से नव उदारवादी नीतियों के जरिए श्रम अधिकारों को समाप्त करने वाली नीतियों के हामी रहे हैं। नीतीश से लेकर पासवान तक की राजग गठबंधन की पार्टियां इन श्रम संहिताओं के मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये उनके लिए मसला ही नहीं है। उनकी राजनीति जातिवादी व क्षेत्रवादी अस्मितावाद का इस्तेमाल कर अपने अपने राज्य की क्षेत्रीय बुर्जुआजी के लिए मजदूर वर्ग की लूट के आधार पर निचोड़े गए बेशी मूल्य में हिस्सा बढ़ाने की मांगों से आगे नहीं जाती। ये नेता इन मांगों को प्रदेश की जनता की मांग बताते हैं, जबकि इन प्रदेशों के सरमाएदारों, भूस्वामियों, बड़े व्यापारियों आदि की यानी पूंजीपति वर्ग की मांगे हैं। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 2019 और सितंबर 2020 में इन कानूनों को पारित करवाया था, जब जनता कोरोना की मार और उसके बाद मोदी सरकार द्वारा अनियोजित रूप से थोपे गए लॉकडाउन की मार झेल रही थी। इन 4 लेबर कोड्स के लागू होने के साथ मजदूर वर्ग के कई ऐसे अधिकारों को छीन लिया जाएगा जिन्हें दशकों से संघर्ष के बाद उसने हासिल किया था। यह 4 लेबर कोड हैं: औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा व पेशागत सुरक्षा संहिता, स्वास्थ्य व कार्य स्थिति संहिता और मजदूरी संहिता, जिसे 2019 में ही पारित करवा लिया गया था। मोदी सरकार का दावा था कि 44 मौजूदा श्रम कानूनों के कारण एक जटिलता पैदा होती है, जिससे धंधा करने की आसानी प्रभावित होती है, और उसका दावा यह भी था कि मजदूरों को भी इससे नुकसान होता है क्योंकि उन्हें काम करने की आजादी नहीं मिलती। इस बाद वाली बकवास को हर मजदूर समझता है। जाहिर है इनका असल मकसद है मुनाफे की गिरती औसत दर के संकट से पूंजीपति वर्ग को निजात देना। वास्तव में यही कारण के लिए देश के अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला की जमात मोदी को सत्ता में लाने के लिए 2014 के पहले से ही चुक चुकाई हुई थी। 2024 के चुनाव में थोड़ा झटका खाने और नीतीश नायडू की बैसाखी का सहारा लेने को मजबूर होने के बावजूद इस मजदूर मेहनतकश विरोधी एजेंडा को लागू करने में मोदी सरकार को कोई ज्यादा दिक्कत अपने गठबंधन के पार्टनरों से नहीं होने वाली है, जिसके कारण हम ऊपर बता चुके हैं। मोदी सरकार अपने पूंजीपति आकाओं के लिए यह काम पूरा करने को इस कदर बेताब है कि 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक 1 माह बाद नई श्रम संहिताओं को लागू करने का उपक्रम शुरू कर दिया है। मोदी शाह की चिंता यह भी है कि किसी अन्य अंतर्विरोध के कारण गठबंधन सरकार के सिर पर पतन की तलवार मंडराए। इससे पहले ही धन्ना सेठों का यह काम कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा न हो पाया तो पूंजीपति वर्ग से मिलने वाला भारी आर्थिक समर्थन भी उनके हाथ से जा सकता है। पहली श्रम संहिता यानी मजदूरी संहिता 2019 में ही पारित करवा ली गई थी। इसके अनुसार मालिक को मजदूर को न्यूनतम मजदूरी देने से बचने के तमाम रास्ते दिए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर फ्लोर लेवल मजदूरी की अवधारणा पेश की गई है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से बेहद कम है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के सवाल को भी यह संहिता गोलमोल करती है और इस नियम को कमजोर बनाती है। यह 8 घंटे से ज्यादा काम करवाने के कानूनी रास्ते खोलती है और यह भी ओवरटाइम मजदूरी के भुगतान के बिना। इसी प्रकार औद्योगिक संबंध संहिता को इसलिए तैयार किया गया है कि मालिकों को बिना किसी नोटिस या जवाबदेही के मजदूरों को काम से निकालने का रास्ता साफ हो जाए। यानी रोजगार की सुरक्षा के प्रति मालिक की सारी कानूनी जिम्मेदारी को खत्म करने का रास्ता खोल दिया गया है। जब चाहे मजदूरों को काम पर रखो और जब चाहे उन्हें निकाल कर बाहर करो। पूंजीपति वर्ग बहुत समय से यह आजादी की मांग कर रहा था। यह संहिता लागू होने का मतलब है
किसी भी मजदूर के लिए स्थायी नौकरी का सपना देखना भी असंभव हो जाएगा। इसके अलावा यह संहिता यूनियन बनाने के अधिकार को और यूनियन के द्वारा मालिकों से सामूहिक मोलभाव कर अपने अधिकारों को हासिल करने के काम को भी व्यावहारिक तौर पर असंभव बना देता है। मजदूरों के अधिकारों का हनन होने पर मजदूर द्वारा नियमित उठाए जा सकने वाले कदमों के प्रावधानों को भी इसके तहत बेहद कमजोर बना दिया गया है। लेबर कोर्ट समाप्त हो जाएंगे और इसकी जगह औद्योगिक ट्राइब्यूनल होंगे और उनके निर्णयों को पलट देने या न मानने की अच्छी खासी शक्ति सरकार को दी जाएगी। औद्योगिक संबंध संहिता मालिक और मजदूर के बीच रोजगार के करार संबंधी नियमों, यूनियन बनाने संबंधी नियमों व विवाद के निपटारे संबंधी नियमों को इस रूप में बदल रहा है कि भारत के मरे गिरे श्रम कानून को भी थोड़ा बहुत मजदूरों को हासिल जो होता था अब वो भी हासिल नहीं रह जाएगा। संकट से बिलबिलाया पूंजीपति वर्ग अपने मुनाफे के बुलडोजर के रास्ते में कोई छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर भी अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा व पेशागत सुरक्षा संहिता मजदूरों को मिलने वाले सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों को केंद्रीय व राज्य सरकारों की अधिसूचनाओं पर निर्भर बना देता है। मतलब ईएसआई, पीएफ, ग्रेच्युइटी, पेंशन, मातृत्व लाभ व अन्य सभी लाभ मजदूरों को बाध्यताकारी तौर पर देना सरकार व मालिकों की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि यह केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशनों पर निर्भर करेगा। साथ ही यह इन सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के दायरे को भी बेहद सीमित कर दिया गया है। इनके तहत अब अधिकांश मजदूर कानूनी तौर पर आएंगे ही नहीं। इसी प्रकार पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य स्थितियों संबंधी संहिताओं ने जोखिम भरे कामों की परिभाषा को ही बदल डाला है और 80% मजदूरों को इस कानून के लागू होने के दायरे से बाहर कर दिया है। यह संहिताएं मालिकों को इस बात का मौका देती हैं कि वह अपने मजदूरों को मानवीय कार्य स्थितियों मुहैया न कराएं। महिला मजदूरों को पालना घर देने की बाध्यता से भी मालिकों को मुक्त कर दिया गया है। चारों नए लेबर कोड के विषय में विस्तार से जानने के लिए पाठक फरवरी 2021 के मजदूर बिगुल का संपादकीय पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो अगर ये श्रम संहिताएं लागू होती हैं तो मजदूर वर्ग को गुलामी जैसे हालात में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी भी 90% अनौपचारिक मजदूरों के जीवन व काम के हालात नारकीय हैं। अभी भी मौजूदा श्रम कानून लागू ही नहीं होते, जिसके कारण इन मजदूरों को जो मामूली कानूनी सुरक्षा मिल सकती थी वो भी बिरले ही मिलती है। लेकिन अभी तक अगर कहीं पर अनौपचारिक व औपचारिक, संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के मजदूर संगठित होते थे तो वे लेबर कोर्ट का रुख करते थे और कुछ मसलों में आंदोलन की शक्ति के आधार पर कानूनी लड़ाई जीत भी लेते थे। लेकिन अब वे कानून ही समाप्त हो जाएंगे और जो नई श्रम संहिताएं आ रही हैं उनमें वे अधिकार मजदूरों को हासिल ही नहीं है जो पहले औपचारिक तौर पर हासिल थे। इन 4 श्रम संहिताओं का अर्थ है मालिकों और कॉरपोरेट घरानों यानी बड़े पूंजीपति वर्ग को जीवन यापन योग्य मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और गरिमामय कार्य स्थितियों दिए बगैर ही उनका भयंकर शोषण करने की इजाजत और मौका देना। यह हमसे मानवीयता की बाकी शर्तों को भी छीन लेगा। यह हमें पाशविकता की ओर धकेल देगा। अगर हम इन श्रम संहिताओं के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट नहीं होते, अगर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाकर मोदी सरकार को इन श्रम संहिताओं को वापस लेने के लिए बाध्य करने के वास्ते एक लंबे संघर्ष की आज ही शुरुआत नहीं करते हैं तो कल बहुत देर हो जाएगी। नकली कम्युनिस्ट पार्टियों और अन्य पूंजीवादी पार्टियों से जुड़ी ट्रेड यूनियनों से कोई उम्मीद करना बेकार है। उनके पास तो ये मौका और ताकत दोनों ही थे कि वे आम अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करते और मोदी सरकार को इन श्रम संहिताओं को वापस लेने के लिए मजबूर करते। अगर वे ऐसा करते तो सभी वास्तव में क्रांतिकारी यूनियनों को भी इसमें साथ देना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रही हैं। तो क्या बाकी मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इंतजार करें कि मालिकों की तानाशाही हम पर थोप दी जाए? नहीं, हमें अभी से संगठित होना चाहिए। ये सवाल हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम अपनी स्वतंत्र क्रांतिकारी यूनियनें बनाएं। जहां कहीं ऐसी यूनियनें हैं उन्हें तत्काल उसके खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू कर देना चाहिए। लाखों करोड़ों मजदूरों के हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए
उनके पहले स्थानीय तौर पर गोलबंद और संगठित कर जुलूस व प्रदर्शन आदि का आयोजन करना चाहिए और आपसी तालमेल कर इस अभियान के तहत देश की राजधानी में मजदूर महाजुटान करना चाहिए। केवल इसके आधार पर ही मोदी सरकार को चेताया जा सकता है कि इन मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को थोपने की हिमाकत न करे।